तो रिसेंटली मैंने डीमन हाउस नाम की एक ट्रू इवेंट बेस्ड हॉरर डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिसकी समरी को आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म को फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैक बेगिंस ने बनाया है। जैक ने अब तक 1000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट किया है और उसका ट्रैवल चैनल पर गोस्ट एडवेंचर्स नाम से एक शो भी आता था। जैक एक प्रोफेशनल है। उन्होंने साल 2014 में डीमन हाउस से इनफेमस हुए एक घर को खरीदा था और जिसकी स्टोरी यही डॉक्यूमेंट्री है। बात करें इस घर की तो ये एमंस हाउस या फिर 200 डीमन हाउस से फेमस है। और दोस्तों, हाल ही में मैंने पंपकिन हेड पार्ट 2 को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत इंडियाना स्टेट के गैरी शहर में होती है, जहां पर लटोया एमंस नाम की महिला अपनी मॉम एंड बच्चों के साथ में एक घर के अंदर रहा करती थी। वो साल 2011 में इस घर में आई थी। उनके आने के कुछ ही महीने के बाद में घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। उन्हें बेसमेंट के स्टेयर पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। बच्चे पजेस होने लगे थे। डॉक्टर्स, पुलिस, चाइल्ड केयर ऑफिशियल सबने आकर इस घर को चेक किया एंड सबके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। अब लोकल प्रीस्ट फादर मैजिनो का ये मानना था कि उनके घर के अंदर डीमंस हैं, इसलिए उन्होंने फैमिली पर एग्जॉर्सिज्म किए। तब तक ये घर एक इंटरनेशनल न्यूज बन गया था। लेटर ऑन लटोया ने घर को बेचने के लिए रखा, तो जैक ने इस घर को खरीदकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। लटोया एंड उसकी फैमिली डर कर इंडियाना स्टेट को ही छोड़कर दूसरे स्टेट में रहने चली गई। जैक ये कहता है कि घर को खरीदने से पहले उसे एक सपना आया जिसमें 12 फीट लंबा गोट के सर वाला एक डीमन उसको दिखा था। अब घर को खरीदने के बाद में जैक का दोस्त क्रिस फ्लेमिंग, जो कि एक अकल्ट मीडियम था, उसने भी उसको वार्न किया था। एज इन उसने घर के अंदर किसी डीमन की प्रेजेंस को फील किया था। लेकिन जैक एंड उसका क्रू ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने में काफी माहिर थे और इसलिए वो इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते। जैक अब लटोया से मिलने जाता है, बट लटोया उससे नहीं मिलती। खैर, वो उसके पड़ोसी का इंटरव्यू लेता है। वो ये कहता है कि वहां पर बच्चे हमेशा पजेस्ड हो जाया करते थे। अचानक खेलते खेलते उनकी आंखें वाइट हो जाती थी, वो चीखते थे और अचानक लड़ने लगते थे। लटोया को भद्दी भद्दी गालियां देने लगते थे और उसके मुताबिक उस घर के अंदर एक रियल डीमन था। हमें आगे ये पता चलता है कि लटोया ने कई बार 911 को फोन किया था। बच्चों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, बट उनका बिहेवियर हर बार वायलेंट ही होता था। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस ऑफिसर वैलेरी वॉशिंगटन के नोट्स के मुताबिक एमंस किड ज्यादा ही वायलेंट एंड डिस्टर्ब थे। एक बार तो एक बच्चा वॉल पर उल्टा चढ़ने लगा था। इसे हॉस्पिटल के स्टाफ, एक साइकियाट्रिस्ट, फैमिली मेंबर्स ने भी देखा था। इस इंसिडेंट के बाद में वैलेरी इस केस से हट गई, एज उसे भी लगता था कि वो बच्चा पजेस्ड है। हमको अब साल 2012 में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो देखने को मिलती है, जहां पर लोकल पुलिस ऑफिसर चार्ल्स ऑस्टिन, उसके फेलो पुलिस ऑफिसर्स एंड एक न्यू चाइल्ड सर्विस ऑफिसर थी। इन सब ने घर में जाकर बच्चों की सेफ्टी को चेक किया था। तब इन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में किसी अननोन आदमी का साउंड बाइट मिला था। उसी रात ऑफिसर ऑस्टिन को कार रेडियो भी खराब होता हुआ दिखाई देता है एंड उसमें से एक ग्राउलिंग साउंड भी आती है, लाइक कौन है यहाँ पर, कौन है। लेटर ऑन रेवरेंड मैजिनो लटोया एमंस पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर्स घर के स्टेयर केस के नीचे डिग करने लगते हैं। वहां पर उन्हें ओल्ड किराएदार की कुछ चीजें गड़ी हुई मिलती हैं। ऊपर घर के विंडो से कुछ लिक्विड भी लीक होने लगा था। जब सीपीएस ऑफिसर उसे टच करती है तो उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ जाता है। उसके अंदर ब्लड फ्लो कम होकर उसका पूरा शरीर व्हाइट होने लगता है। पुलिस इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। ऑफिसर ऑस्टिन का ये मानना था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी बात वो प्रेजेंट में जैक को बता रहे थे, यानी कि ये जो घटनाएं हैं वो कुछ टाइम पहले हुई थी। अब इसी टाइम पर एक फेमस हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर जैक को धमकाने लगता है, एज वो इस पर फिल्म बनाना चाहता था। इसके लिए उसने लटोया से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस घर के पुराने किराएदार का ये मानना था कि ये सब झूठ है, एज उसको कभी भी किसी डीमन ने परेशान नहीं किया था। ऐसे ही एक पुराने किराएदार मीका अपने बच्चों के साथ में इस घर को देखने आती है। वो 90s में यहाँ पर रहती थी। जैक उसे घर का टूर कराता है। उसका भाई इस घर के बेसमेंट में रहता था। उसकी मौत सुसाइड से हुई थी। मीका के टूर के दौरान भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, जो कि कैमरा में रिकॉर्ड होती हैं। लाइक मीका को किसी ने लात मारी थी, बट वो वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। मीका एंड फैमिली के जाने के बाद में जैक ने अपने क्रू मेंबर्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन
स्ट्रेंजली ये बात जैक को याद नहीं थी, बट सब कुछ सीसीटीवी पर कैद हुआ था। इस घर में आने के बाद में सभी पुलिस ऑफिसर्स का एक्सीडेंट भी हुआ था। सबकी हड्डी टूटी थी अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ऑफिसर ऑस्टिन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। फादर मैजिनो का भी बाइक एक्सीडेंट हुआ था। अब कुछ दिन के बाद में जैक को मीका का एक कॉल आता है, जहां पर उसकी बेटी एरिका ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस घर से जाने के बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। वो सबको गालियां देने लगी थी। वो मीका को गाली दे रही थी और उसके रिस्ट पर स्टैब के निशान भी थे। उसके बैक पर नंबर 6 का निशान भी आ गया था, जो कि एक्चुअल में डेविल का नंबर होता है। एरिका को 3 हफ्ते पहले ही इस घर को विजिट करने की बात भी याद नहीं थी, जबकि उसका वीडियो एविडेंस भी था। फादर मैजिनो एरिका एंड फैमिली पर भी एक्सॉर्सिज्म करते हैं। अब जैक इस चीज का भी वीडियो बनाता है और वीडियो में हम क्लियरली देख पाते हैं कि एरिका सडनली अपनी गर्दन को नीचे गिरा देती है विदाउट एनी रीजन की, मीनिंग की डीमन अब उसके अंदर से चला गया है। एरिका का सुसाइड करना भी एक न्यूज बन जाता है, जो कि डीमन हाउस की स्टोरी में आग में घी की तरह साबित होता है। खैर, जैक की एक पुरानी क्रू मेंबर डेबी ने इलेक्ट्रॉनिकली उस डीमन को कांटेक्ट किया था। डेबी को यहाँ पर एक लो लेवल का अनक्लियर ऑडियो मिला और उसके ठीक 2 महीने बाद ही डेबी एंड उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है। इस घर से जुड़े हुए सभी लोगों पर हमले हो रहे थे। जैक अब फेमस डॉक्टर बैरी टैफ को इन्वेस्टिगेशन में लाता है, जो कि एक साइको फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने करियर में 4500 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए थे। उनका फेमस केस था द एंटिटी, जिसके ऊपर 1982 में एक फिल्म भी बनी थी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं 1982 वाले रियल केस वाली मूवी द एंटिटी 1982 पर एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप बस द एंटिटी लिख देना। एंड दोस्तों, ढेर सारे कमेंट्स एंड लाइक कर दिया करो, इससे वीडियो की रीच काफी आगे तक पहुंच जाती है। क्योंकि आजकल यूट्यूब की एल्गोरिदम थोड़ी सी चेंज हो गई है। जितने ज्यादा कमेंट्स, जितने ज्यादा लाइक्स और जितने ज्यादा CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट आएगा, उतनी ही ज्यादा वीडियो आगे ज्यादा रिकमेंडेशन होती है। तो प्लीज ये सब करना फ्री है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। खैर, अब डॉक्टर बैरी इस घर के अंदर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने लगते हैं। कभी कभार हाई मैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन में इल्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। अब डॉक्टर बैरी के रीडिंग के हिसाब से घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ प्लेसेस जैसे कि बेसमेंट के अंदर वो सीवियर था। रीडिंग हर जगह पर कांस्टेंट नहीं थी, प्लेस टू प्लेस वेरी हो रही थी। घर के अंदर आते ही डॉक्टर बैरी की हेल्थ खराब होने लगती है। वो बाथरूम यूज करने जाते हैं, लेकिन तभी एक ब्लैक एंटिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। वीडियो को फुल स्लो मोशन पर चलाने पर वो क्लियरली दिख रही थी। उस ब्लैक एंटिटी ने डॉक्टर बैरी, जैक के कैमरामैन एडम को टच किया था। ये बात जैक को कुछ दिन बाद पता चली, जब उसके क्रू ने इस चीज को नोटिस किया। डॉक्टर बैरी ये कहते हैं कि इस घर से वो सीधा अपने होटल गए, वहां पर रेस्ट कर रहे थे और अचानक उन्हें जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उन्हें किसी ने उठाकर जमीन पर फेंक दिया। उनके कान से अब खून भी बहने लगा था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनको एक शॉकिंग बात पता चली। उनके सभी ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। इस घर में आने से पहले वो हेल्दी थे, बट यहाँ पर आते ही बीमार पड़ गए, जो कि यहाँ पर सभी के साथ हो रहा था। जैक का कैमरामैन एडम भी अब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा था। वो होटल में जैक एंड उसके क्रू पर गाली देकर चिल्ला रहा था। ये सब बातों को जैक रिकॉर्ड करते जा रहा था। एडम का कहना था कि उसे एक गोट जैसे डीमन के विजन्स आ रहे हैं। वो माइंड को लूज कर रहा है। एडम की मेंटल हेल्थ भी इसके बाद खराब होती चली गई। जैक अब अल्टीमेट टेस्ट के तहत घर की सभी विंडोज एंड डोर्स को प्लाईवुड से सील कर देता है। वो ऑफिसर ऑस्टिन से ये कहता है कि वो अकेले ही इस घर के अंदर एक रात बिताएगा। घर के हर रूम के अंदर CCTV कैमरा लगा था। उसका क्रू उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। यहाँ पर जैक का ये कहना था कि आधी रात के बाद में उसे वॉल से एक ब्लैक मास आता हुआ दिखाई दिया। कुछ अजीब सी साउंड्स भी उसको सुनाई दी थी, इवन तो वो घर में अकेला था। जैक पर हुआ अटैक CCTV में रिकॉर्ड भी हुआ। इसके बाद जैक की आंखें तेजी से जलने लगी। उसे डबल विजन्स दिखाई देने लगे। ये परमानेंट आई डैमेज था। उसने डॉक्टर्स को दिखाया, बट सर्जरी से वो ब्लाइंड भी हो सकता था। डॉक्टर्स ने उसको प्रिज्म ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर दिए फॉर लाइफ। जैक ये कहता है कि उसके करियर के सबसे डरावने एंड रियलिस्टिक केस में से ये नंबर 1 पर है। इसके बाद उसने घर को तोड़वा दिया। इस घर के प्लॉट पर लोग अब आकर सैटानिक रिचुअल्स कर रहे हैं। जैक का ये मानना है कि ये हाउस रियल में एक डीमन के पोजेशन में आ गया था। इस घर के अंदर जो कोई भी गया, उसके साथ में कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम जरूर हुए और वो ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक अच्छी हॉरर डॉक्यूमेंट्री है,
क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी है जो कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। मीका की डॉटर का सुसाइड करना मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। गैरी पुलिस डिपार्टमेंट में लोकल चर्च में इस केस से जुड़े हुए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी है, इसलिए इसको सिर्फ एक होक्स की तरह डिस्पोज नहीं कर सकते। हालांकि ये भी हो सकता है कि इन सब चीजों में बहुत सारे पैसे खिलाए गए होंगे या फिर इसकी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए ऐसा किया गया होगा। बट केस कुछ भी हो, यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री थी जो कि एक मूवी के रूप में हमको दिखाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसी हॉरर डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं मैं 1982 वाली द एंटिटी को एक्सप्लेन करूं तो जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं आप सबसे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए